साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल शहीद भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी जो 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए थे। दोस्तों, इतना तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनमें से कुछ बातें शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको भगत सिंह के जीवन को समझने के साथ साथ अपने जीवन के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 28 सितंबर 1907। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 110 साल पहले की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान और भारत एक ही देश था, जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। दोस्तों, भगत सिंह बचपन से ही बहादुर, साहसी और निडर थे। उनकी हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र वाले बच्चे भी उनसे घबराते थे। एक बार की बात है, जब वो अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, ये खेत में आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बीज बोते हैं, जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज भी होता है। इस पर उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों को मारने के भी काम आए, और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी तो हम डट कर अंग्रेजों का सामना कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनी तो पहले तो वो हैरान हो गए, लेकिन मन ही मन इस बात पर खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना घर करने लगी। 13 अप्रैल सन 1919। दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रोलट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों बेकसूर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और दोस्तों, इस घटना में अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए। और दोस्तों, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920। दोस्तों, ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। दोस्तों, इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का भारत में सारा कामकाज रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे। वो साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और दोस्तों, बहुत छोटी उम्र में ही
भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया था। 5 फरवरी सन 1922। दोस्तों, फिर एक दिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए और इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। 9 अगस्त 1925। दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसको आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों में से 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस बात से भगत सिंह इतने अधिक क्रोधित हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1928। दोस्तों, 1928 वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928। दोस्तों, 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। और दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928। दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सॉन्डर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। और फिर भगत सिंह तथा राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। और इस तरह से इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। और दोस्तों, ये वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी भी काट लिए थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। 8 अप्रैल 1929। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसायी और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दल को यह मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान, जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत खराब थी, वो और खराब हो जाए। और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। दोस्तों, वहां बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे और उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं इस्तेमाल किए गए थे। बम फेंकने के बाद
भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि दोस्तों भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहां भगत सिंह ने देखा कि वहां रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय कैदियों के लिए वहां सब कुछ बहुत दुखदाई था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दियां बरसों से नहीं बदली गई थी। रसोई क्षेत्र और भोजन चूहे और कॉकरोचों से भरा रहता था। पढ़ने और लिखने के लिए अखबार या कागज पेन आदि नहीं दिया जाता था, जबकि उसी जेल में अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। यह देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार, लिखने के लिए कागज और पेन नहीं दिया जाता, वो खाना नहीं खाएंगे। जून 1929। दोस्तों यहां से सफर शुरू होता है उनकी भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। दोस्तों उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने उन पर ऐसे जुर्म ढाए जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाए। उन्हें घंटों तक बर्फ की सिल्लियों पर लेटाकर कोड़ों से पीटा जाता। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती, लेकिन वो अपने हौसलों के इतने पक्के थे कि कभी एक बूंद दूध भी अपने शरीर में नहीं जाने देते। और दूसरी तरफ उनके बाकी साथी क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों कुछ दिनों बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके बाकी साथियों को भी रखा गया था। दोस्तों भगत सिंह की भूख हड़ताल को देख के उन सबने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, जतींद्र नाथ दास और अन्य सभी क्रांतिकारी शामिल थे। और उन सबके साथ भी अंग्रेजी सरकार ने वही सब सलूक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनको कई कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता। उनके पानी के घड़ों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता, जिससे कि वो लोग तड़प तड़प कर अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें। लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी के बने थे, वो कमजोर नहीं पड़े। 13 सितंबर 1929। दोस्तों 13 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। दोस्तों उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। दोस्तों उनकी मौत के सदमे ने पूरे भारत को हिला दिया, और आखिरकार अंग्रेजी सरकार को उनकी जिद के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह की सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929। दोस्तों आप जानते हो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी थी। दोस्तों है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। 116 दिन, वो भी कितनी कठिन परिस्थितियों में भूखा रहना। दोस्तों आप जानते हो भगत सिंह का वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 6.4 किलो घट गया था। 26 अगस्त 1930। दोस्तों 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीएस की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930। दोस्तों 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। दोस्तों फांसी देने का दिन 24 मार्च 1931 सुबह का रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला लिया। दोस्तों जेल के अधिकारियों ने जब भगत सिंह को यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तब वो एक किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। दोस्तों फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे और फांसी के तख्तों पर खड़े होकर
उन्होंने जोरदार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। और फिर 23 मार्च को 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने भगत सिंह के बारे में यहां तक ही सुना हुआ है कि उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और इनके मृतक शरीर के कुल्हाड़ियों से टुकड़े किए और फिर इन्हें बोरियों में भरकर पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनके पार्थिव शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जब गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आने लगे और इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के आधे अधजले टुकड़ों को जल्दी जल्दी सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस आजाद देश की सुरक्षित हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज जब मैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष और उन पर हुए अमानवीय अत्याचार की इस सच्ची कहानी पर यह वीडियो बना रहा हूं, तो लगता है कितने महान थे वो लोग जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, और कितने महान हैं वो लोग जो आज भी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वक्त आने पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप हमेशा सम्मान करें, एक तो उनका जो देश की रक्षा करते हैं और एक उनका जो देश के लिए शहीद हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और ये चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो हमारी इससे पहली वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।